वंदे मातरम, भारत माता की जय। डेस्टिनी 144 पे हैं आप और खास सीरीज स्थानीय स्वशासन हमारा चल रहा है। बलवंत राय मेहता समिति यानी कमेटी, इस यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछला वीडियो जो पूर्व इतिहास में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन रहा और कौन कौन से समितियाँ हैं, किस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। मित्रों, बलवंत राय मेहता कमेटी, यहाँ से आज के टॉपिक की शुरुआत। बलवंत राय मेहता समिति लिख दीजिए साथ में। और 1957 में इस समिति का गठन किया गया। 58 में संसद में रिपोर्ट पेश की और 59 में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बागदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। यहां तक हमने पिछली क्लास में देखा और आगे आज हम इसको विस्तार से जानेंगे। मित्रों, बलवंत राय मेहता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री, ठीक है, गुजरात के पूर्व सीएम, ये जरूर याद रखें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जो हैं मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसी कड़ी में बलवंत राय मेहता भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था, तो गुजरात का एक कच्छ जो जिला है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बंजर भूमि है एक प्रकार से, लेकिन अपनी है ना, तो उस क्षेत्र में के आसपास से इनकी एक पाकिस्तान जो वायुसेना है उसकी ओर से हमला किया गया और उसी हमले में इनकी मृत्यु हुई। ये भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। 1965 में पाकिस्तान हमले में मारे गए हैं कौन? बलवंत राय मेहता। ये तो इनके बारे में थोड़ा सा अलग जानकारी जो हमने दिया। इनकी क्या अनुशंसाएं थी, क्या सिफारिशें थी पंचायती राज को लेकर, सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर? इनको पंचायती राज का वास्तुकार कहते हैं। पंचायती राज का वास्तुकार, वास्तुकार मतलब निर्माता, बनाने वाला, ठीक है। यहां पर यह समझेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, त्रिस्तरीय। हमने पिछले वीडियो में भी हमने बताया आपको कि त्रिस्तरीय ग्राम स्तर मतलब ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर, ठीक है। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर। पंचायत स्तर को ऑफिशियली बेसिकली ज़्यादातर हम ब्लॉक स्तर बोलते हैं, और एक होता है जिला स्तर, ठीक है। तीनों, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, और ये पंचायत समिति, और यहाँ पर है जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय हो गई दोस्तों, ये आप याद रखें। अगले इनकी सिफारिश ये थी कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का हो, 5 वर्ष का हो कार्यकाल, 5 वर्ष का, ये याद रखें। सरपंच का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, प्रधान का भी 5 वर्ष का होता है, जिला प्रमुख का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो भारत में अधिकांश जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें कार्यकाल जो बड़े तौर पे, मोटे तौर पे कितने वर्ष का है? 5 वर्ष पे। तो कौन सी इन्होंने सिफारिश किया है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो? 5 वर्ष का हो। और क्या इनकी अनुशंसाएं थी वो हम देखेंगे। तो पंचायती राज का वास्तुकार इनको कहते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन? बलवंत राय मेहता। पाकिस्तान युद्ध में वायुसेना, पाकिस्तान की ओर से इनको हमला किया गया। इनकी पत्नी, इनके साथ में पत्रकार और भी बहुत से लोग इनके साथ मारे गए थे, ठीक है।
तो 57 में इस समिति का गठन किया गया, 58 में संसद में रिपोर्ट पेश किया और 1959 में यानी 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव में इसकी शुरुआत की। ये भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं इनकी अन्य सिफारिशें। इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो मुखिया होगा उसका चुनाव प्रत्यक्ष और बाकी पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मुखिया होंगे इनका चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष। समझना, ग्राम स्तर पर मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष और बाकी स्तरों पर अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सीधा जनता अपने द्वारा चुनती है। अप्रत्यक्ष का होता है कि जनता किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनती है और वो व्यक्ति वो प्रतिनिधि की आगे इनको चुनता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष। हम प्रधान के चुनाव में जो पब्लिक होती है, जो वो क्या करती है, जनता जो होती है वो पंचायत समिति सदस्यों को चुनती है, पंचायत समिति सदस्य फिर प्रधान का चुनाव करते हैं। लेकिन सरपंच के चुनाव में सीधा सरपंच जो उम्मीदवार होता है उसी को जनता वोट करती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ग्राम स्तर पे जो मुखिया होगा उसका चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष, बाकी स्तरों पे क्या होगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा। जिला जो परिषद रहेगी या जिला परिषद जो रहेगी उसका जो मेन हेड जो मुखिया रहेगा वो कौन रहेगा, कलेक्टर। जिला स्तर पर मुखिया कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर बेसिकली कलेक्टर बनते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भारत का पहला कलेक्टर रॉब सेल्डन थे। 1799 में कलेक्टर पद सृजित हुआ। कॉर्नवालिस जो थे ना, कॉर्नवालिस, उन्होंने भारतीय नागरिक सेवा का एक प्रकार से आप जनक कह सकते हैं, सुधार उन्होंने सबसे पहले किया था। आईसीएस की एग्ज़ाम दिया करते थे उस वक्त और आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद में ऐसा लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता था और उसी आईसीएस को आज आईएएस कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो कलेक्टर बेसिकली आप ये याद रखें, जब ये शब्द आ गया तो मोटे तौर पे सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863-64 में भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर बने। ये आप याद रखें। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये कहा, बेसिकली 3 चीज़ें याद रखनी है बलवंत राय मेहता कमेटी से। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। ठीक है, ग्राम स्तर पे चुनाव सीधा प्रत्यक्ष होगा और बाकी अन्य जो पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर है उस पर अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, और 2 अक्टूबर को 1959 को नेहरू जी ने औपचारिक शुरुआत किसकी, पंचायती राज की। किसकी, पंचायती राज की। और कहाँ की, बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में दूसरा राज्य कौन सा था राजस्थान के बाद में, आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को महबूब नगर, ये वो जगह है जहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, पहले इससे पहले भी आंध्र प्रदेश वह राज्य था जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से टेस्ट करना कि ये योजना सफल होगी या नहीं होगी, और सफल होगी तो किस प्रकार से, क्या कमियां, क्या इसके फायदे रहेंगे। तो बड़े तौर पे उसको लागू ना करके एक छोटे तौर पे नमूने के तौर पे अगर कोई सरकार किसी योजना को लागू करती है तो उसी को हम पायलट प्रोजेक्ट का नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने किया। महात्मा गांधी की जयंती नेहरू को
सत्ता के विकेंद्रीकरण का पिता कहते हैं, पंचायती राज का वास्तुकार कहते हैं बलवंत राय मेहता को, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हुई थी 1965 के पाकिस्तान युद्ध में। इन्होंने कहा ग्रामीण स्तर पे प्रत्यक्ष होगा चुनाव और बाकी 2 स्तर होंगे, वहां पे होगा अप्रत्यक्ष। त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने बात कही। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है आपका। आगे बढ़ते हैं पंचायती राज में। पंचायती राज में आगे बढ़ते हैं। एक कमेटी और बेटी 1964 में, सादिक अली कमेटी, उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बताया, बस ये कहा कि भाई ना ये सुधार होना चाहिए थोड़ा सा, तो संशोधन की बात कही, कुछ सुधारों की बात की। सादिक अली कमेटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मेहता कमेटी में सुधार की बात की। ठीक है, मेहता कमेटी में सुधार हो, इसकी इन्होंने बात की 1964 में। सादिक अली कमेटी बेटी, ये जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। पंचायती राज जो ग्रामीण स्तर पे गाँव के विकास के लिए महात्मा गांधी का जो ड्रीम था, सपना था कि गाँवों में भारत की आत्मा निवास करती है, गाँवों का विकास होना जरूरी है, गाँवों को मुख्यधारा में जोड़ना जरूरी है, और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए तमाम प्रयास भारत में लगातार हो रहे थे। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद में सादिक अली कमेटी बेटी, फिर उसके बाद में फिर एक और बहुत बड़ी कमेटी बेटी, और जिसने 132 सिफारिशें की, 132 सिफारिशें की, 13 सदस्य थे, और उस कमेटी का नाम था, पहले तो मैं यहाँ पंचायती राज लिख दूँ, पंचायती राज। ठीक है, अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति 1977। मार्च 1977 में भारत में चुनाव आपातकाल हटाया गया। जून 1975 में इंदिरा गांधी के वक्त भारत में आपातकाल लगा, फिर चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई क्या बने, पीएम बने। इन्होंने कहा कि भाई आप बताइए सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। किसको? अशोक मेहता को कहा। अशोक मेहता साहब ने प्रयासों के लिए क्या इनकी सिफारिश की थी? 132 सिफारिशें। तेरह सदस्य थे इसमें, इस कमेटी में। इसके मोटे तौर पे 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा, एक तो 2 स्तरीय पंचायती राज। कितने स्तरीय? बलवंत राय मेहता ने कहा 3 स्तरीय, अशोक मेहता ने कहा 2 स्तरीय। कौन कौन से? जिला मंडल और पंचायत मंडल। ठीक है, 2 स्तरीय में कौन कौन से? जिला मंडल और पंचायत मंडल, 2 स्तरीय इन्होंने बात कहा। कब? 1977 में इसका गठन किया गया। कौन से वक्त में? जब देश में आपातकाल इमरजेंसी हट चुकी थी। उसके बाद में जनता पार्टी की यानी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह उस वक्त उस उप प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राव उप प्रधानमंत्री थे। बहुत बड़ा दौर था वो हिंदुस्तान में, क्योंकि एक बड़े आपातकाल के बाद भारत उभरा था। 132 सिफारिशें की, 13 सदस्य थे, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की। अशोक मेहता कमेटी ने 4 वर्ष का कार्यकाल रखा। 4 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, इन्होंने कितने साल का कार्यकाल रखा? 4 साल का। बलवंत राय मेहता ने कहा कि 5 ईयर होना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं 4 साल का वही होना चाहिए। ठीक है, 4 साल का कार्यकाल रखा। दोस्तों यहाँ पर आप जो एक चीज़ देख रहे हैं, जिला मंडल का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जिला मंडल का चुनाव अप्रत्यक्ष और पंचायत मंडल का चुनाव प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो रहेगा उसमें भी इस प्रकार से रखा। इन्होंने भी कहा था कि कलेक्टर क्या होना चाहिए?
उसका पंचायत का, जिला परिषद का क्या होना चाहिए, जिला मंडल का चीफ होना चाहिए। इन्होंने भी डीएम को चीफ बताया, ठीक है, इन्होंने डीएम को चीफ बताया। तो 4 वर्ष का कार्यकाल जिला मंडल पंचायत मंडल पे ये क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। वित्त आयोग का गठन के बारे में उन्होंने बात की कि पंचायतों के वित्त आयोग के बारे में भी इन्होंने बात कही। किसने, अशोक मेहता समिति ने। यहाँ से अच्छा प्रश्न आता है, अशोक मेहता समिति का गठन कौन से वर्ष में किया गया, 1977 में। इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1978 में, ठीक है। 1978 में क्या किया इन्होंने, रिपोर्ट पेश की दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये पूरा इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण, जो बड़ी बड़ी बातें थी, मोटी मोटी जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो हमने देखा। लेकिन इसकी सिफारिश से मानी नहीं गई, है ना, अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं ये इतना बड़ा हम नहीं कर सकते, इतनी इस लेवल पे हम नहीं आएंगे, तो मना कर दिया इस सिफारिशों को। लेकिन हालांकि ये सुधार तो लाने की बात की थी ना इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता के बाद में, अशोक मेहता के बाद में आएगी पीवीके राय कमेटी। पीवीके राव, जिसको बहुत सी जगह जीवीके राव भी लिखा गया है, कहीं जगह पीवीके हैं, कहीं जगह जीवीके हैं। तो आप इतना कंफ्यूज ना हो, इतने असहज ना रहें किसी भी लेवल पे। और आप पीवीके, हम पीवीके लिखेंगे, पीवीके, पीवीके राव समिति 1985 88 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। लेकिन लिखेंगे हम 85 क्योंकि 85 में इसका गठन किया गया। पीवीके राव कमेटी, पीवीके राव आईसीएस ऑफिसर थे, ये आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये वही सेवा, और देखिए बड़े तौर पे आज भी इंडिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम होता है ईएस का, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। और उस वक्त आईसीएस पास करना तो बहुत बड़ी बात होती उस दौर में। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी रहे आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। सीएस रहे हैं, कहाँ के, आंध्रा के। आंध्र प्रदेश जिसको मद्रास से अलग किया गया था 1953 में, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पीवीके राव समिति, इसकी सबसे बड़ी बात, 2 चीजें यहाँ पे लिखेंगे और दोनों ही महत्वपूर्ण है। 4 स्तरीय पंचायती राज की बात की, 4 स्तरीय, कौन कौन से, एक तो राज्य स्तरीय, राज्य विकास परिषद या राज्य विकास मंडल, जिला पंचायत स्तर और ग्राम स्तर, हो गए ना 4, 1 2 3 4, राज्य स्तरीय, जिला स्तर, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर। पीवीके राव, 4 नाम आ रहे, 1 2 3 4, पीवीके राव 4 नाम, यानी 4 स्तरीय बात की। अशोक मेहता 2 नाम, अशोक मेहता 2 नाम, यानी द्विस्तरीय बात की। बलवंत राय मेहता 3 शब्द, यानी 3 स्तरीय बात की, ठीक है। बेसिकली हम कोई शॉर्ट ट्रिक हमारे पास नहीं है किसी भी टॉपिक की, और मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ शॉर्ट ट्रिक में किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यदि अच्छा बैठ रहा कॉम्बिनेशन तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पीवीके राव 4 स्तरीय बात की, जिला स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर पे। इन्होंने एक और चीज़ इसमें पंचायतों में डालने की बात की, आरक्षण, रिजर्वेशन, महिलाओं को और एससी व एसटी वर्ग को आरक्षण देने की इन्होंने बात की। तो महिलाओं व एससी एसटी के आरक्षण की सिफारिश, इन्होंने कहा कि भाई एक निश्चित कोटा होना चाहिए जिसमें इतने % महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और वैसे
1/3 प्रावधान रखा गया था 43 संविधान जो संशोधन हुआ उसमें, ठीक है। तो महिलाओं व SC/ST के आरक्षण की इन्होंने बात की, पहला ये भी याद रखना है। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। 85 में इसका गठन किया गया, 88 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। PV राव समिति, ICS ऑफिसर, CS आंध्र प्रदेश के 4 स्तरीय बात की। विमेन और SC/ST कैटेगरी जो है उनको रिजर्वेशन की इन्होंने बात कही कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। बाद में इसके बारे में आरक्षण पे हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक। तो PV राव समिति हो गई, 4 स्तरीय इन्होंने बात की। हमने बताया आपको कि 4 स्तरीय, आपको PV राव 4 शब्द आ रहे हैं तो इसको 4 स्तरीय, अशोक मेहता 2 शब्द आ रहे हैं तो द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता में 3 शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब होता है 3 स्तरीय। आगे 2 कमेटियाँ और बैठी और उन समितियों के बारे में जानेंगे। एक है सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। छियासी 87 के अंदर इसका गठन किया गया और इन्होंने कहा कि भाई आत्मनिर्भर होना चाहिए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भरता, पंचायतों के की आत्मनिर्भरता की इन्होंने बात की कि ऐसा हमें एक एटमॉस्फेयर बनाना है पंचायत स्तर पे ताकि पंचायतें क्या रहें, आत्मनिर्भर हो जाएं, है ना। तो लक्ष्मीमल सिंघवी और PK थुंगन, इन दोनों कमेटियों की बहुत बड़ा रोल रहा। और एक कमेटी बैठी थुंगन कमेटी, ये 88 में। देखिए बहुत सी बार ईयर, बहुत सी अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग ईयर देख मिलने को, किसी में 86, किसी में 87, 86 ऐसा उल्टा फुल्टा है। तो 88 में इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। थुंगन कमेटी, PK थुंगन इनका नाम था, 88 में पंचायतों की आत्मनिर्भरता की बात की। दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है पंचायतों को लेकर, लक्ष्मीमल सिंघवी, PK थुंगन। और इन्हीं दोनों ही थ्योरीज के आधार पर, इन्हीं दोनों थ्योरी के आधार पर फिर भारत में एक संवैधानिक रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की बात कही किसने। और आप देखिए दोस्तों 85, 86, 87, 88 और 89, इनमें भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी साहब ने फिर बाद में 2 संवैधानिक संशोधन करने की बात कही कि संवैधानिक संशोधन लाते हैं और इनको पंचायतों को और शहरी निकाय को क्या देंगे, कानूनन मान्यता देंगे, संवैधानिक मान्यता देंगे। तो देखिए, तो 2 यहाँ पर देखिए, पंचायती राज में राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? 1984 से 1989 तक। राजीव गांधी सरकार ने संसद में 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो क्रमशः पंचायतों में
नगर पालिकाओं से संबंधित था। ठीक है, संसद में 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 65 कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट, और तो ये दोनों ही बिल पास रखे कब, और पंचायतों का संबंध 64वें से था, 65वें से का नगर पालिकाओं से था। लेकिन लोकसभा में तो पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी 1985 में कांग्रेस ने, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए, राज्यसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। राज्यसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो ये दोनों क्या विधेयक क्या हो गए, दोनों असफल। लोकसभा में पास हो गए थे, ये दोनों ही लोकसभा में पास, मतलब लोकसभा में पास और राज्यसभा में क्या हो गए, फेल। कौन सा, 64वां और 65वां संविधान संशोधन। 64वां का संबंध है पंचायतों से और 65वें का संबंध है किससे, शहरों से। ठीक है, तो फिर राज्यसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और ये क्या हो गया, फिर ये असफल हो गया। जैसे ही ये असफल रहा, जैसे ही ये बिल हुआ, फिर 1989 में 1989 में ना, हमने मैथ्स चल रही है हमारी गणित में, लेकिन आज तक कन्फ्यूजन रहा है कि 89 और 79, 79 और 89 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सभी के साथ होता होगा, थोड़ा मेरे साथ ज़्यादा है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। 1989 में है ना, 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वीपी सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन राजीव गांधी तो जा चुके थे क्योंकि इनकी सत्ता चली गई थी। इसके बाद में कांग्रेस में एक समिति का गठन किया गया, गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, गॉडगिल समिति, और इस गॉडगिल समिति का मूल काम था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से दिया जाए। गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति, ठीक है। और इसके बाद में जब 1991 में भारत में फिर से चुनाव और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, और वो लेकर आए थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।